दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 फरवरी, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में दिन भर की खबर में क्या होने वाला है, हेडलाइन के माध्यम से आप एक झलक देख लीजिए। तो बात करते हैं कि पटना में मातमी मंजर, बेटे की मौत के बाद आया ज्वाइनिंग लेटर, गम में डूबा पिता ने लेटर फाड़ डाला। कटिहार से किशनगंज, अररिया से मुंगेर तक के कई छात्र यूक्रेन में फंसे, सरकार से परिजनों ने लगाई गुहार। कोरोना से देश में 19 लाख से भी अधिक बच्चे हुए अनाथ, अभी भी पूरी दुनिया में चल रही है महामारी। रूस यूक्रेन का विवाद, भारत की बरा सकता है मुसीबत। पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट को चालू करने को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों अब बात विस्तार से करते हैं कि अगर आपको हाल फिलहाल में बैंक से संबंधित कोई काम है तो फिर तुरंत निपटा लें, क्योंकि मार्च के माह में कई दिनों तक बैंक लगातार बंद रहने वाले हैं, इसलिए आपका काम फंसने के चांस है। आपको बता दूं कि होली का त्यौहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। होली के दिन देश भर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं 1 मार्च को भी महाशिवरात्रि के मौके पर बहुत से राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा बैंकों की छुट्टियां राज्य सरकार द्वारा भी तय की जाती है। इसके अलावा बैंक हर महीने के दूसरे चौथे रविवार को भी बंद रहते हैं, इसीलिए जरूरी काम तत्काल ही निपटा लेने में भलाई है। मार्च माह के दौरान 3 मार्च 4 मार्च यानी कि 2 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 17 मार्च 18 मार्च 19 मार्च यानी कि लगातार 3 दिन भी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि अब बैंक से जुड़े ज्यादातर काम घर बैठे भी ऑनलाइन हो जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी ज्यादातर लोग अपना बैंक से जुड़ा ज्यादातर कामकाज ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन यदि आपको ब्रांच जाकर के बैंक से संबंधित कोई भी काम करना है तो फिर आप लिस्ट देखकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि देश भर में बैंक की छुट्टियां क्षेत्र के हिसाब से होती है। जब कई स्थानों पर महाशिवरात्रि की छुट्टी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में बिहार के कई लोगों के फंसे होने की खबर आने के बाद बिहार सरकार ने इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया है। जब बिहार सरकार ने यूक्रेन में फंसे बिहारियों को वापस लाने का निर्णय लिया है। बिहार के लोगों को वापस लाने में लगने वाले खर्च को भी राज्य सरकार वहन करेगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट को देखते हुए वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जब बिहार के स्थानीय आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के समन्वय पर सूचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। जब कल यूक्रेन से बिहार वासियों को लेकर के 2 विमानों के मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है। जब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया बिहार सरकार देगी। दोस्तों बात करते हैं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। जब शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए विधायक दल की बैठक में मुकेश सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी दी है और बैठक से बाहर चले गए। हालांकि बैठक में शामिल हुए मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक उनके साथ बाहर नहीं निकले। जब यूपी चुनाव में निषाद आरक्षण की मांग को लेकर के बीजेपी के विधायक ताल ठोक रहे मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार में एक और मंत्री पद और अति पिछड़ा समाज के लिए 33% आरक्षण की मांग की है। दरअसल विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। जब बैठक में बिहार एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और यानी कि हिंदुस्तानी मोर्चा और वीआईपी के विधायक शामिल हुए थे। बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में 4 दलों के सहयोग से सरकार चल रही है। सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी से 2 लोगों को मंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी एक ही मंत्री पद दिया गया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी मांग रही है कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण दायरा बढ़ा करके 33% किया जाए। उन्होंने कहा है कि वे मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, उनका पिछड़ों को आरक्षण दिलवाना था, जहां पर सरकार में उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इतना कहकर के मुकेश सहनी बैठक से निकल गए। मुकेश सहनी की पार्टी की विधायक मिश्री लाल यादव जो बैठक में शामिल थे वे बैठक में बने रहे और उन्होंने कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। वह सरकार के साथ ताल से ताल मिला करके खड़ा है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में के बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, चाहे कटिहार के हो या फिर किशनगंज या फिर अररिया और मुंगेर। ऐसा लग रहा है कि हर जिले से कोई ना कोई छात्र यूक्रेन में फंसा है। जहां वहां की तस्वीरें और वीडियो देखकर परिजनों की सांसें अटक रही है। जब परिजनों ने अपने लाडलों को वहां से निकालने की गुहार लगाई है। जब कटिहार की निधि झा का परिवार परेशान है। कटिहार संवाददाता के अनुसार यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही निधि झा रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध में फंस गई है। जिला मुख्यालय में स्थित लोहिया नगर निवासी दवा व्यवसाय चंद्रशेखर झा की बड़ी बेटी निधि झा यूक्रेन में मेडिकल 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही है। पूरा परिवार युद्ध की खबर से डरा हुआ है। वहीं पर किशनगंज जिले के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में रह रहे किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के छात्र हरभजन सिंह और कुमार गौरव काफी भयभीत हैं। गुरुवार की रात रूस ने यूक्रेन पर जिस तरीके से हमला किया था, वहां से दोनों छात्र 200 किलोमीटर दूर पर फिलहाल हैं। जानकारी के अनुसार MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के 2 छात्र हरभजन सिंह और कुमार गौरव अभी वहां सुरक्षित है तथा वे दोनों छात्र भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए छात्र कुमार गौरव ने फोन पर बताया है कि वे लोग हॉस्टल में रहते थे और लगभग 1 महीने पहले वेल्लोर हॉस्टल छोड़कर के एक अन्य फ्लैट में चले गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद इस बार होली का त्यौहार मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछले 2 साल से अपनी रंगत खो चुके होली के त्योहारों को इस बार खास बनाने के लिए लोगों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। हिंदी भाषी क्षेत्र में रह करके नौकरी और व्यापार करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने इस रूट पर चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों में होली से 1 दिन पहले तक का आरक्षण करा लिया है। जहां वहीं त्योहार में रेल टिकट की दलाली करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। जहां हालांकि IRCTC और फिर रेल सुरक्षा बल के साथ ही डिटेक्टिव विंग भी इन दलालों की धरपकड़ के लिए सतर्क हो गया है, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो और सभी को कंफर्म टिकट पाने में आसानी रहे। होली का त्यौहार 17 मार्च को होलिका दहन के साथ शुरू हो जाएगा। जहां अपनों के बीच रह करके रंगों का ये पर्व मनाने के लिए लोग घर जाने के लिए आतुर हैं। रेलवे के आरक्षण कार्यालय की लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग जब तक खिड़की तक पहुंचते हैं तब तक उनकी ट्रेन की बुकिंग कंफर्म दिख जाती है और नंबर वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा, गोरखपुर सहित बिहार के पटना, हाजीपुर आदि बड़े शहरों के लिए झांसी से होकर के जाने वाली सभी ट्रेन लगभग फुल हो चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सहित लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, बस्ती, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया आदि शहरों के लिए जाने वाली ट्रेन में लगातार वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। 16 मार्च तक किसी भी ट्रेन में कंफर्म सीट दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अलग अलग पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किए हैं वे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietyBihar.org पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। जहां आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव मैरिज करने वाली एक लड़की की याचिका पर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से अधिक आयु की बालिग लड़की को अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और फिर शादी करने का अधिकार है। साथ ही कहा गया है कि अपनी इच्छा से लड़के के साथ जाने के कारण अपहरण करने का अपराध नहीं बनता। इसी के साथ कोर्ट ने पिता द्वारा अपनी बेटी के अपहरण के आरोप में लड़के के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि लड़के की आयु 21 साल से कम है तो शादी शून्य नहीं होगी। हालांकि ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत दंडनीय हो सकती है, लेकिन विवाह पर सवाल नहीं उठाया जा सकते। ये आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने प्रतीक्षा सिंह और फिर अन्य की याचिका पर मंजूर करते हुए दिया है। जब वही लड़की की चुनौती के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करके उसके पिता से जवाब मांगा था। जब पिता की तरफ से कहा गया है कि लड़के की आयु 21 साल से कम होने के कारण शादी अवैध है, FIR रद्द नहीं की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार शादी के लिए लड़की की आयु यानी कि उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार लड़की की उम्र 18 साल से अधिक है, लेकिन लड़के की 21 साल से कम है, जबकि दोनों अपनी मर्जी से शादी करके साथ में शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। इसमें अपहरण का अपराध नहीं बनता।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर शुरू हुए विवाद पर कोर्ट का जल्द फैसला आ सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में सभी वकीलों को अपनी दलील जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया है। जहां हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने वकीलों से कहा है कि उनकी दलीलें शुक्रवार तक खत्म हो जानी चाहिए। जहां चीफ जस्टिस ने संकेत दिया है कि हाईकोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी पार्टी के बड़बोले विधायकों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में संविधान विरोधी बातें स्वीकार नहीं की जाएगी। यह संजय जायसवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को कई अधिकार दिए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की गूंज आज तक सबसे अधिक सुनाई देती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। जहाँ स्वतंत्रता ताकत होती है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी साथ आती है। जिम्मेवारी के बिना ताकत को अराजकता के बदले में देर नहीं लगती। दरअसल भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुस्लिमों को लेकर कथित रूप से कहा था कि वे भारत में द्वितीय दर्जे के नागरिक बनकर रहें या पाकिस्तान जाएं। उन्होंने मुस्लिमों के वोटिंग राइट भी खत्म करने की सरकार से गुहार लगाई थी। माना जा रहा है कि बचौल की टिप्पणी के बाद ही डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सोच समझ करके बोलने की हिदायत दी है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर कई योजनाएं चला रही है। इसी से प्रेरणा लेते हुए बिहार सरकार ने छात्रों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर 25-25 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा छात्रों का आगे पढ़ना है और पैसों के कारण उनकी पढ़ाई नहीं रुके, इसीलिए भी सरकार ने ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट होने वाली छात्रों को 25-25 हजार रुपए प्रदान करती है। इस लाभ का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। जब बिहार सरकार की ओर से लड़कियों के लिए बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में ग्रेजुएशन करने वाली छात्रों को बिहार सरकार 25-25 हजार रुपए देती है। इस योजना के पीछे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना के नियम के अनुसार ये लाभ उन छात्रों को ही मिलेगा जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो। इस योजना का पैसा सीधे आपके खाते में आए, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में 19 लाख से भी अधिक बच्चों के सिर से माता पिता या फिर संरक्षक का साया उठ गया, जबकि पूरी दुनिया में कोविड से अनाथ होने वाले बच्चों की संख्या 52 लाख से भी अधिक है। जब 20 देशों में हुई स्टडी के बाद लेसेंट में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती 14 महीनों में जितनी मौतें हुई है, करीब उससे दुगनी मात्र 6 महीने में के बीच हुई है। पूरी दुनिया में कोविड से बेसहारा हुए कुल बच्चों को देखा जाए तो फिर 3 में से 2 किशोरावस्था में थे। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज के एक व्यक्ति है जिसका नाम जूलियट है। उनके अनुसार कोविड से बेसहारा होने वाले बच्चों की संख्या और भी बढ़ सकती है जैसे जैसे दुनिया में कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़े दर्ज होंगे। वे कहते हैं कि अनाथ बच्चों का जनवरी 2022 तक का रियल टाइम डेटा देखें तो फिर यह संख्या 67 लाख तक पहुंच जाती है। स्टडी में अक्टूबर 2021 तक ही आंकड़े लिए गए हैं, जबकि महामारी पूरी दुनिया में अभी भी चल रही है। साफ है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। अनाथ होने वाले बच्चों की दर सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका के पेरू में रही। दोस्तों बात करते हैं कि ओमिक्रॉन के भयावह प्रकोप को देखते हुए कई महीनों से देश भर के सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद थे। लेकिन कोरोना की रफ्तार कम होते ही केंद्र सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं कई राज्यों ने तो नर्सरी से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। सालों बाद स्कूल जाने को लेकर के बच्चों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल वापस जाने, डेस्क पर बैठने और दोस्तों के साथ गपशप करने का आनंद अतुलनीय होता है। लेकिन माता पिता अपने बच्चों के सेहत को लेकर के काफी चिंतित है, क्योंकि कोरोना का कहर अभी भी थमा नहीं है। ध्यान रहे अभी बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना के प्रति अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। स्कूल जाते समय उनके सुरक्षा नियमों का पालन करें और फिर बच्चों को मास्क लगाने और समय समय पर सैनिटाइज करने की सलाह दें। साथ ही जो बच्चे रोजाना स्कूल जा रहे हैं उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नजर आए तो फिर उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जिन बच्चों का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनकी सुरक्षा का अधिक ध्यान रखें। जब बच्चों को मास्क पहने, सैनिटाइजर करने और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दें। आपको बता दूं कि बाहर की तुलना में क्लासरूम के अंदर संक्रमण का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वहां पर कई बच्चे होते हैं। यदि एक बच्चा भी गलती से कोरोना संक्रमित हो गया तो फिर संक्रमण को फैलने से रोक पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को क्लासरूम के अंदर भी हमेशा मास्क पहनने की सलाह दें।
दोस्तों बात करते हैं कि रूस के यूक्रेन के हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस हमले के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जाते हुए $102 प्रति बैरल के करीब जा पहुंचा है, जो 2014 के बाद सबसे उच्चतम कीमत है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को थमा नहीं गया तो फिर कच्चे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे भारत की मुसीबतें और बढ़ेगी। दरअसल रूस दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। रूस यूरोप को उसके कुल खपत का 35% कच्चा तेल सप्लाई करता है। भारत भी रूस से कच्चा तेल खरीदता है। दुनिया में 10 बैरल तेल जो सप्लाई की जाती है उसमें $1 रूस से आता है। ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने से कीमतों में और अधिक तेजी आ सकती है, जिससे भारत में महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ सकती है, यानी कि सीधे आपकी और हमारी जेब पर असर डाल सकता है। जी हाँ, इतना ही रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाने की बात चल रही है। जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस से तेल और गैस की सप्लाई में कमी आ जाएगी, जिसका असर तेल गैस के दामों पर पड़ेगा। रूस से एल्यूमिनियम समेत कई कमोडिटी सप्लाई की जाती है। जब सप्लाई बाधित होने से भारत समेत तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। रूस भारत के बड़े व्यापार साझेदारी में एक है। भारत रूस से कच्चे तेल के अलावा गैस, न्यूक्लियर प्लांट के साथ साथ LNG और कई दूसरे कमोडिटी इंपोर्ट करता है। रक्षा क्षेत्र में भी रूस भारत के बड़े साझेदारों में से एक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया और भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए आ रही भू अर्जन की समस्या पर रिपोर्ट मांगी है। खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने राज्य के सभी हवाई अड्डों के निर्माण एवं विस्तार में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार को तुरंत समाधान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ इसके निर्माण कार्य को पूरा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि बिहार में काफी लंबे समय से पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट को विकसित करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस एयरपोर्ट का विकास नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश S कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया समेत अन्य हवाई अड्डों के विस्तार की स्टेटस रिपोर्ट्स मांगी है। साथ ही साथ संबंधित जिलों के DM को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के हवाई अड्डों के निर्माण एवं विस्तार के लिए भू अर्जन प्रक्रिया को देखें और इसका सावधान करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वी हवा के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार की उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी की ओर से शिफ्ट हो गया है। इस वजह से सोमवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। जी हाँ, साथ ही इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने बादलों की गरज, बिजली चमकने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 फरवरी को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एवं मुंगेर, खगड़िया में कहीं कहीं हल्की से लेकर के मध्यम बारिश हो सकती है। 29 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। जहां शनिवार को पटना और आसपास इलाकों में बादल छाए रहे, जहां वही पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के भोजपुर, लखीसराय, नौहट्टा, औरंगाबाद, शेरघाटी, नवादा में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकी। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे के बाद बिहार का मौसम सामान्य होने के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। 1 मार्च यानी कि शिवरात्रि तक मौसम सामान्य हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आज PMCH 97वां साल पूरा हो गया है, लेकिन 3 साल बाद 100 साल पूरे होंगे तो कार्यक्रम अविश्वसनीय अद्भुत होना चाहिए। इसके लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। ये बातें शुक्रवार को PMCH के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर संस्थान 100 साल पूरा करना सामान्य नहीं होता है। आज 97वां स्थापना दिवस मना रहे हैं PMCH का, लेकिन 3 साल के बाद 100वां साल मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि PMCH पटना अस्पताल का कार्य जोरों पर है। अस्पताल को 3 फेज में बनाया जा रहा है। 2025 तक एक फेज का निर्माण निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। दूसरा फेज में काम प्रवेश कर जाएगा। पहला फेज में 1800 से अधिक बेड होंगे। जब अस्पताल 100वां साल मनाएगा उस समय दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल होगा। उन्होंने कहा है कि 100वां साल पूरा होने में समय नहीं लगता है। जब शताब्दी वर्ष पूरा होने पर भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है। इसके लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाए। इसके लिए आयोजित समिति के गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शताब्दी समारोह के अवसर पर इस महाविद्यालय से पढ़कर निकले छात्र छात्राएं एवं चिकित्सक दुनिया के कोई कोने में हो, उस कार्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए। इन सभी को खोजें और जरूर से जरूर आमंत्रित करें।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गरीबों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले मनरेगा भी चालू वित्तीय वर्ष में कोरोना और फिर पंचायत चुनाव की भीड़ चढ़ती दिख रही है। मनरेगा के तहत बिहार को आवंटित 20 करोड़ मानव दिवस सृजन का तय लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। यह ग्रामीण विकास विभाग की तमाम कोशिश के बावजूद भी 11 महीने में 13 करोड़ की ही मानव दिवस सृजित किया हुआ है। अब चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज 1 महीने बचे हैं। इस दौरान 6 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित करना आसान नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 2969 करोड़ रुपए में बिहार अभी तक 2887 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। अब अगर केंद्र सरकार द्वारा बिहार को आवंटित 20 करोड़ मानव दिवस के आधार पर बजट की बात करें तो फिर प्रति मानव दिवस 198 रुपए अकुशल मजदूरी की दर से बिहार को 3960 करोड़ रुपए मिलना है। लेकिन मानव दिवस सृजन में पिछड़ेपन की वजह से बड़ी हिस्सेदारी की राशि गंवानी होगी। सार्वजनिक भवनों के छतों पर वर्षा जल संचय की संरचनाओं का निर्माण, तालाब निर्माण, बागवानी, पौधारोपण, तालाब, पशु शेल्टर, बकरी शेल्टर, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, पोल्ट्री शेल्टर, जैविक खाद निर्माण और सोख्ता निर्माण के अलावा अन्य निर्माण शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं कि पर्यटन के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार अलग अलग स्तरों पर सक्रिय भी है। जब बिहार में भी टूरिस्ट क्षेत्र में असीम संभावना है। इसी क्रम में रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट के लिए परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। बिहार सरकार भी बिहार में पर्यटन का विकास को लेकर के अलग अलग योजनाओं पर कार्य कर रही है। जब बिहार में पर्यटन की संभावना को देखते हुए बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों तक देश विदेश के पर्यटकों की पहुंचने की सुविधा को देखते हुए इन्हें हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। बौद्ध सर्किट से जुड़े तमाम शहरों तक विदेशी पर्यटकों को आसानी से पहुंचने के लिए ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। जहां उड़ान सेवा के तहत वैशाली को हेलीकॉप्टर की सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो वहीं गया हवाई अड्डे को भी विस्तार किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के पहल पर एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें आर्थिक और तकनीकी सहयोग करेगा। नेशनल हेलीकॉप्टर सेवा से बिहार के वैशाली, पटना, गया, राजगीर एवं बोध गया के साथ ही यूपी के वाराणसी और कुशीनगर को भी जोड़ा जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, समस्तीपुर समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसके लिए अलग अलग अंचलों में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार दूसरे चरण में पटना, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, औरंगाबाद, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर और नवादा में बंदोबस्त का काम शुरू किया गया है। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन का खतियान मौजूद है तो फिर आप उस खतियान की मदद से जमीन सर्वे का काम करा सकते हैं। अगर पुश्तैनी जमीन का रसीद किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से कट रहा है जो जीवित नहीं है तो आपको सबसे पहले वंशावली बनानी होगी। वंशावली में आपको यह बताना होगा कि इस जमीन के मालिक के साथ आपका क्या रिश्ता है। इसके बाद जमीन का सर्वे किया जाएगा। अगर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो गया है तो फिर आप बंटवारे के पंचनामे से जमीन का सर्वे करा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन का खतियान नहीं है तो फिर आप वेबसाइट www.land.bihar.gov.in पर जाकर के जमीन का खतियान निकाल सकते हैं और आसानी से पुश्तैनी जमीन का सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ली गई 12वीं यानी कि इंटर की परीक्षा रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड के निर्देश पर शनिवार से बिहार की 133 केंद्र पर इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। बिहार में इंटर की मार्कशीट बनाने का काम कॉपियों की जांच के साथ ही शुरू हो जाता है। एक विशेष ऐप के जरिए बोर्ड की ओर से रिजल्ट तैयार किया जाता है। इसके चलते रिजल्ट तैयार करने में अतिरिक्त समय नहीं लगता है। यह उम्मीद है कि मार्च के तीसरे सप्ताह तक बोर्ड सभी कॉपियों की जाँच के साथ ही टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम भी पूरा कर लेगा। यह टॉपर्स वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रिजल्ट जारी किए जाने की परंपरा रही है। इस लिहाज से मार्च के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में रिजल्ट जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में 9वीं की वार्षिक परीक्षा शनिवार से आयोजित की जाएगी। जब परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित होगी। शनिवार को प्रथम पाली में विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी पाली में गणित की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार बोर्ड द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्रों के आधार पर ही स्कूलों में प्रवेश परीक्षा होगी। जब 9वीं का रिजल्ट भी बोर्ड को भेजना है। 28 को प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान एवं दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जब 2 मार्च को प्रथम पाली में मातृभाषा एवं
दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। 3 मार्च को ऐच्छिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में परीक्षा 9:30 बजे से आयोजित की जाएगी, जो 12:15 तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक चलेगी। दोनों पाली में 15 मिनट का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जब कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन का निर्देश बिहार बोर्ड की ओर से दिया गया है। परीक्षा की निगरानी जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिले में घूम घूम करके लोगों से दहेज प्रथा को खत्म करने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना से सटे इलाके में ही दहेज के कारण विवाहिता की हत्या कर दी गई है। जड़ तक धंस चुके इस प्रथा और नारी सम्मान की बात करने वाली ये समाज ना तो नारियों की इज्जत करती है और न ही सम्मान। यही वजह है कि आए दिन नारी प्रताड़ना का सामना समाज में देखने को मिलता है। जहाँ कुछ ऐसा ही एक मामला अनुमंडल के धनरुआ थाना क्षेत्र की है। यहाँ पहले तो एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और फिर उसके शव को घर में ही मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। जब ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका सोनी कुमारी की शादी 3 साल पहले सकरपुरा गांव निवासी दीपू कुमार से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर फिर शुरू हुआ दहेज प्रताड़ना का खेल। आए दिन सोनी कुमारी के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट करने लगे और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। हालांकि इस बीच कई दफा दोनों परिवारों के बीच समझौता भी हुआ। जब पूरे मामले में सोनी कुमारी के पिता ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का नामजद शिकायत धनरुआ थाने में दर्ज करवाया है। फिलहाल लड़की के सभी ससुराल वाले मौके से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। जहां अगले 1 से 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। जब बिहार के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्से में शनिवार को तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संकट और देशव्यापी आर्थिक मंदी के बावजूद भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सालाना 50,000 के पार हो गई है। जब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये हो गई है। साल 2019-20 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय 49,272 रुपये थी। जहाँ इस प्रकार एक साल में कुल 1183 रुपये प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद विधान परिषद एनेक्सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपये रही है। जहां उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि कृषि एवं सहायक क्षेत्र में वृद्धि के कारण बिहार का आर्थिक विकास हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए नया कानून बनाने जा रही है। जहां इस कानून को लेकर के सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। खबर के अनुसार बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 को बिहार विधानसभा के पटल पर रख दिया है। जहां इस कानून के पास होते ही बिहार के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में नया नियम कानून लागू हो जाएगा। आपको बता दूं कि नए नियमानुसार भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर सरकार मेयर या फिर डिप्टी मेयर को पद से हटा सकती है। जब वही शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम होने या फिर 6 महीने से ज्यादा समय तक होने की स्थिति में भी सरकार के पास इन्हें हटाने का अधिकार होगा। वहीं अगर ये लोग लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहे या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है तो भी सरकार इन्हें पद से हटा सकती है। ये सभी नियम नगर परिषद या फिर नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद या फिर उप मुख्य पार्षद पर भी लागू होगा। जहां वहीं एक बार पद से हटा देने के बाद वे बाकी बचे कार्यकाल के दौरान फिर से निर्वाचित नहीं किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में परिवहन सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। जब पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार आया है तो सड़कों की हालात भी बदली है। 2020-21 में पटना एयरपोर्ट की सेवा गुणवत्ता रेटिंग 3.72 थी, जिनके कारण उनका स्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में 333 था। अप्रैल-जून 2021 में गुणवत्ता रेटिंग 4.48 हो गई, जिससे दर्जा 107 तक पहुंच गया। इसके बाद जुलाई-सितंबर 2021 में रेटिंग सुधर करके 4.54 हो गई, जिससे रैंकिंग 86 हो गई। जब पटना एयरपोर्ट से आवागमन पर कोरोना का असर रहा और 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उड़ानों और फिर यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब डाक के माध्यम से मतदाताओं को पहचान पत्र मिलेगा। शुक्रवार को निर्वाचन विभाग की ओर से स्थानीय होटल में मतदाता जागरूकता संबंधित बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने नए मतदाताओं को घर पर डाक के माध्यम से ई-पिक पहुंचाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पहले नए मतदाताओं को ई-पिक बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से मिलती थी, जब पुराने प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया है। इस संबंध में डाक विभाग से करार भी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के रुपोली गांव निवासी जेडीयू नेता खलील अहमद हत्या के मामले में 5 आरोपियों के संलिप्त होने की बात सामने आई है। इसमें 4 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में है। हत्या के पीछे रुपये लेन देन का विवाद सामने आया है। पूछताछ में आरोपित विपुल कुमार और किशन कुमार ने पुलिस को बताया है कि खलील ने नौकरी के नाम पर 3,70,000 रुपये लिए रखे थे, जब बीते 2 सालों से ये विवाद चल रहा था। इसको लेकर के बार बार पंचायत भी हुई, जहां स्थानीय स्तर पर मामले का निदान नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर के एक साजिश रची। जब बीते 16 फरवरी को खलील किसी काम से समस्तीपुर की ओर निकला, जहां रास्ते से घात लगाए आरोपित उसे गुमराह करके कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मुर्गा फार्म में ले गए, जहां वहां बंधक बना करके पिटाई की। खलील के मोबाइल सिम को दूसरे मोबाइल में लगा करके खलील की पत्नी को फोन करके 2,75,000 रुपये खलील के अकाउंट में जमा करने को कहा। जहां इसके पहले आरोपी के द्वारा खलील की पिटाई का एक वीडियो भी बनाया गया। हत्यारों को यह अनुमान था कि घटना के बाद वे पकड़े जाएंगे, इसीलिए साजिश के तहत एक संवेदनशील वीडियो क्लिप तैयार किया गया, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके। जब पुलिस ने बताया है कि इसका फायदा उठा करके सभी आरोपित दूसरे राज्य निकल जाते थे। पुलिस ने बताया है कि इसका फायदा उठा करके सभी आरोपित दूसरे राज्य निकल जाते। हालांकि पुलिस ने बदमाशों के बनाए गए मंसूबे पर पानी फेर दिया। सदर डीएसपी सेहबान हबीब फाखरी ने बताया है कि जल्द ही भाग गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला में बढ़ रही सड़क दुर्घटना के बावजूद भी लोगों में यातायात नियम के पालन के प्रति जागरूक नहीं दिख रही है। यह सड़क दुर्घटना में हर सप्ताह 2-4 लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना के लगातार लोगों से मौत हो रही है। सड़क दुर्घटना में हर सप्ताह 2-4 लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना से लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे सड़क दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारण परिवहन विभाग के नियम का उल्लंघन करके गाड़ी चलाने वाले नए वाहन चालक हैं, जो परिवहन विभाग के नियम कानून को ताक पर रख करके बिना ड्राइविंग लाइसेंस और फिर नियम का पालन किए बगैर गाड़ी लेकर के सड़क पर फर्राटे भरते रहते हैं। इसी दौरान दुर्घटना के शिकार भी होते हैं और खुद के साथ सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी जान का खतरा पैदा करते हैं। जब परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस दौरान सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर के भी लोगों को जागरूक भी किया जाता है। एक साल में रजिस्टर्ड वाहन और बने ड्राइविंग लाइसेंस के आंकड़े के मुताबिक अधिकांश लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चला रहे हैं। जब लोग नए गाड़ी तो खरीद रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे गाड़ी चालकों पर सख्ती बरतना पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बिहार में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 27 फरवरी से यानी कि आज से चलाया जाएगा। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को बताया है कि यह अभियान 5 दिनों तक चलेगा। इस बीच 1 मार्च को महाशिवरात्रि के सार्वजनिक अवकाश को देखते हुए आवश्यकता अनुसार पल्स पोलियो अभियान को 1 या फिर 2 दिन विस्तार दिया जा सकता है। सभी दल कर्मियों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्ध होगी। मुख्य स्थलों तथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों समेत अन्य स्थलों पर प्रशिक्षित टीकाकरण द्वारा लक्षित बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये अभियान केंद्र के निर्देश पर चलाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि दूर दराज के क्षेत्र, बासा, ईंट भट्टा, प्रवासी एवं भ्रमशील आबादी के बच्चों को विशेष निगरानी दल गठित करके पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो संक्रमण जारी है। जब तक विश्व में कहीं भी पोलियो का संक्रमण जारी है, देश में पोलियो संक्रमण के फिर से आने की संभावना बनी रहती है। इस कारण प्लस पोलियो अभियान को चलाना पड़ता है। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण के तहत टीके को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने कारनामे को लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहने वाले बिहार का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से अपनी कारगुजारियों के कारण सुर्खियों में है। मामला बिहार के हाजीपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है। यहां परिवार नियोजन के अंतर्गत ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जानवरों की तरह जमीन पर लिटा दिया गया था। जिस कमरे में मरीजों को रखा गया था वहां कचरे का अंबार लगा था, जिसको लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत ऑपरेशन के लिए आसपास के इलाकों से महिलाओं को पीएचसी में बुलाया गया था। शुक्रवार को 11 महिलाओं का परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया तो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद दर्द से कहराती महिलाओं को बेड की बजाय स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें कचरे से भरे एक कमरे में जमीन पर लिटा दिया। महिलाओं का ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर एक एएनएम के सहारे पूरे अस्पताल को छोड़कर के फरार हो गई। थोड़ी देर बाद एएनएम भी मौके से फरार हो गई। जब इस बात की जानकारी जिले के सिविल सर्जन को मिली तो फिर स्वास्थ्य महकमे में हरकंप मच गया। पूरे मामले पर वैशाली सिविल सर्जन अखिलेश मोहन ने कहा है कि इस तरीके की लापरवाही किसी के हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिले में अब विद्यालय स्तर पर बच्चों में खेल प्रतिभा का विकास हो सकेगा। जब सरकार ने पूर्णिया जिले के 850 मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बहाल किए जाने का निर्णय लिया है, जहां इसके लिए 244 पदों का चयन करके विभाग को भेजा गया है। जब बिहार के 15 जिलों में शारीरिक शिक्षक नियोजन का निर्णय लिया गया है, जिसमें पूर्णिया जिला भी शामिल है। जब डीपीओ ने बताया है कि जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब पूर्णिया जिले में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें खेल अपेक्षित रहा है, क्योंकि इस नियोजन प्रक्रिया में एक भी शारीरिक शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, बल्कि वर्षों से एक भी पीटी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। बिहार के मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की तैयारी जारी है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह पहले चरण की नियुक्ति होगी। जब अब तक बिहार के अलग अलग जिलों में शारीरिक शिक्षकों के केवल 2800 पद स्वीकृत थे। हाल ही में राज्य सरकार ने 8356 पद सृजित किए गए हैं। जब उसी के आधार पर जिलावार पद निर्धारित किए गए हैं। जब उस आधार पर पूर्णिया में 244 पीटी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। प्रथम चरण में जिन 15 जिलों में पीटी शिक्षक नियुक्त किए जाने हैं, उनमें पूर्णिया के अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, पटना, रोहतास, सहरसा, वैशाली और पश्चिमी चंपारण शामिल है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।